हिंदी संक्रांति मंच द्वारा आयोजित की जा रही लाइव कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि विदित है कि पिछले कुछ दिनों से कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए इस मंच के माध्यम से हमारे YouTube चैनल पर कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए पाठ्यक्रम आधारित जो 2021 परीक्षा के ऊपर केंद्रित है, उस पाठ्यक्रम पर आधारित विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम प्रयास कर रहे हैं आपको निर्धारित पाठ्यक्रम के विषय वस्तु से परिचय करवाने का, जिसके अंतर्गत संपूर्ण पाठ का जो सारांश है, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसके साथ साथ जो MCQ प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, उसकी चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। और इससे पूर्व भी हमने कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम था उसमें से लगभग 80% जो पाठ्यक्रम है वो पूरा करवा दिया है, और बाकी पाठ्यक्रम की कक्षाएं भी लगभग हम 20 तारीख से फिर से शुरू करेंगे, जिसमें उस जो पेंडिंग आपका सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो भी पूरा करवाया जाएगा। और साथ में जो बोर्ड के जो परीक्षा पत्र आए हैं जो पिछले कई वर्षों से और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनकी कक्षाएं भी लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और इसके साथ साथ न केवल हिंदी, इसके अलावा हम प्रयास करेंगे जो अन्य विषय हैं, जो अन्य महत्वपूर्ण विषय हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, उनकी कक्षाओं का आयोजन भी इस मंच के माध्यम से किया जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक इस चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, आज पहली बार इस मंच पर आए हैं, तो वो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और इसके साथ साथ जो बेल नोटिफिकेशन है उसको अवश्य ऑन कर लें, ताकि आपको इसकी सूचना समय पर मिलती रहे। और आपसे एक आग्रह यह भी रहेगा कि जो भी कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी हैं, आपके विद्यालय के या आपके जो नॉन हैं, आपके जानकार हैं, उन विद्यार्थियों तक इस चैनल के इन वीडियोस के लिंक आप अवश्य भेजें, ताकि उन विद्यार्थियों को भी इससे लाभ मिल सके और वो परीक्षा की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हम आज की कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम में संकलित पाठ है भारत माता। तो उस पाठ के अंतर्गत हम आज जो चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले उस पाठ के सारांश के ऊपर बात करेंगे, फिर उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो सबसे पहले जो इस पाठ का जो सारांश है भारत माता, जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा रचित ये पाठ है। वास्तव में ये जो पाठ है, ये उनके द्वारा जो एक अभिभाषण का अंश है, जिसे हिंदुस्तान की कहानी, एक उनकी पुस्तक है, उसमें से उद्धृत किया गया। उसका जो 5वां अध्याय है, उसमें से ये सारांश या एक वक्तव्य लिया गया है भारत माता के नाम से। इसमें नेहरू जी ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर, जो देश की आज़ादी की लड़ाई के समय जो बैठकें होती थी, देश के कोने कोने में उन्होंने भ्रमण किया, यात्राएं की, और वहाँ जब वो लोगों से जाकर मिलते थे, वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी होती थी, उन जलसों में वो जो शामिल होते थे, जब वो आम लोगों से बातचीत करते थे, बताते थे कि हम सभी लोग बहुत प्रकार से विविधताओं में बटे हुए हैं, हम भिन्न भिन्न प्रकार से, जो अगर देखा जाए तो हम अलग अलग हैं। हमारे प्रदेश, हमारा पहरावा, हमारा खान पान, हमारे रहने की संस्कृति अलग है। अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता का क्या आधार है और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती और बिगड़ती है। यानी कि उन्होंने भारत माता शब्द पर विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला कि जो ये लोग नारे लगाते हैं या हम नारा लगाते हैं भारत माता की जय, इसका मतलब क्या है, तो इसका अर्थ क्या है। तो जब वो लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप लोग कहते हैं भारत माता की जय, तो इन भारत माता शब्द से आप क्या अर्थ लेते हैं। तो जो उनका अपना विचार था पंडित नेहरू जी का, उनके अनुसार भारत माता यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय से इसका अभिप्राय है। यानी कि भारत माता का अर्थ है भारत के अंदर रहने वाले लोग। तो नेहरू जी का कहना है कि जब वे जलसों में जाते हैं तो श्रोताओं से भारत की चर्चा करते हुए बात करते हैं, तो भारत जो शब्द है वो मुख्यतः किस भाषा का शब्द है, वो संस्कृत भाषा का शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला है। तो शहरों के जो लोग हैं वो अधिक समझदार हैं। गाँव में जो किसान हैं, उनसे जब देश के बारे में चर्चा की जाती है, उन्हें बताते हैं कि देश के हिस्से अलग अलग होते हुए भी एक हैं। वे उन्हें बताते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक उसकी जो समस्याएं हैं, जो हमारे देश की समस्याएं हैं, वो एक जैसी हैं। और स्वराज्य भी
हम सभी के लिए ही फायदेमंद होगा। यानी कि जो आज़ादी आएगी, उस आज़ादी का लाभ केवल ऐसा नहीं है कि उत्तर में रहने वाले लोगों को मिलेगा, उसका वो लाभ दक्षिण के लोगों के लिए भी है, पूर्व के लोगों के लिए भी है और पश्चिम के लोगों के लिए भी है। क्यों? क्योंकि भारत क्या है? भारत हम जैसे करोड़ों लोगों से बना है। भारत माता का अर्थ है भारत के इस भूपटल पर रहने वाले करोड़ों करोड़ जो लोग हैं। नेहरू ने सारे भारत की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि हर जगह किसानों की समस्याएं एक जैसी है। आम किसान की समस्या क्या है? गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार महाजनों के बड़े बड़े लगान, सूद, पुलिस के जुल्म। ये वो समस्याएं हैं जो चाहे किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र में रहने वाला किसान है, उनके ऊपर यही समस्याएं हैं। ये सभी बातें विदेशी सरकारों की देन है, ये अंग्रेज़ों की देन है, जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है और इसको छुटकारा पाने के लिए हमें सोचना होगा। सभी लोगों को देश के बारे में सोचना होगा। वे लोगों से चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिम एशिया में होने वाले परिवर्तनों का जिक्र करते हैं कि दुनिया किस प्रकार से बदल रही है। ये जो वक्तव्य है, ये जो अभिभाषण है, ये जो पुस्तक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पाठ की हम बात कर रहे हैं, ये लगभग 1935 से लेकर 1945-47 के दौरान का समय था, जब नेहरू लोगों के बीच में जाकर उनको स्वराज्य के बारे में बताते थे कि जब अपना देश आज़ाद होगा, हम अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त कर लेंगे, हमारी सरकार होगी, तो किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, किस प्रकार की समस्याओं से हमें छुटकारा मिलेगा। तो इसके बारे में वो बताते हैं कि जो विश्व के कितने देश हैं, जैसे चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र, पश्चिमी एशिया, कितने ही देश हैं, उनमें परिवर्तन हो रहा है। वे सोवियत यूनियन व अमेरिका की उन्नति के बारे में बताते हैं। किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान नहीं था, किंतु उन्होंने जैसा समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। यानी कि लोग थोड़े बहुत परिचित थे, उनको जब उदाहरण देकर दूसरे देशों की बात बताई जाती, तो बेचारे किसान या मजदूर या गरीब लोग हैं, वो तो अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर शहर तक भी नहीं गए हैं। हो सकता है कि उनको विदेशों की जानकारी बिल्कुल भी नहीं हो। तो ये थोड़ा आसान काम भी नहीं था, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं था। इसी कारण यह था कि हमारे महाकाव्य पुराणों में इस देश की कल्पना करा दी थी और तीर्थ यात्रा करने वालों लोगों ने, या बड़ी लड़ाइयों में भाग लेने वाले सिपाहियों ने, या कुछ ने विदेशों में नौकरी करके देश दुनिया की जानकारी हमारे देश के आम गरीब किसानों तक भी पहुंचा दी थी। सन 30 की आर्थिक मंदी, ये 1930 में जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, तो इस वजह से दूसरे देशों के बारे में नेहरू जी के दिए गए उदाहरण लोगों की समझ में आ रहे थे। जो दुनिया मंदी से जूझ रही थी, जो गरीबी से जूझ रही थी, जब उसका उदाहरण नेहरू जी लोगों को बताते, तो ये बातें उनकी समझ में आ रही थी। जलसों में नेहरू का स्वागत अक्सर भारत माता की जय के नारे से होता था। वे लोगों से इस नारे का मतलब पूछते तो वे जवाब न पाते। एक हट्टे कट्टे जाट किसान ने भारत माता का अर्थ बताया कि ये धरती जो है, ये हमारी भारत माता है। उन्होंने पूछा कि कौन सी धरती? उनके गांव की धरती, जिले की धरती, सूबे या पूरे देश की धरती? इस प्रश्न पर फिर सभी चुप हो गए कि धरती कौन सी? नेहरू ने बताते हैं कि भारत वह है जो उन्होंने समझ रखा है। इसमें नदी, पहाड़, जंगल, खेत, करोड़ों भारतीय शामिल हैं। भारत माता की जय का अर्थ है इन सब की जय, यानी कि यहाँ पे रहने वाले लोगों की जय, यहाँ की धरती की जय, यहाँ के नदी की जय, यहाँ के पहाड़ों की जय, यहाँ के जंगलों खेतों की जय। जब वे स्वयं को भारत का अंश समझते थे तो उनकी आंखों में चमक आ जाती। यानी कि जब उनको ये पता लगता, सुनने वालों को, कि भारत माता की जय का मतलब है हमारी जय, हम खुद को जब अपने अंदर अपनत्व की भावना देखते थे कि वो भारत का अर्थ है कि मैं भारत का अंश हूँ, जब ये स्वाभिमान, ये गौरव उनको समझ में आता, तो उनकी आंखों में क्या आ जाती थी? सुनने वाले की आंखों में चमक आ जाती थी। ये इस पाठ का सारांश था। अब हम बात कर रहे हैं इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पाठ आधारित प्रश्न है, उसमें सबसे पहला प्रश्न है कि भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? तो भारत की चर्चा नेहरू जी देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर अपने सुनने वालों से किया करते थे। जो भी वहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती थी, जो उनको सुनने आते थे, उनसे वो भारत की चर्चा करते थे। इस विषय की चर्चा ज़्यादातर वो किससे करते थे? किसानों से करते थे। उन्हें लगता था कि किसानों को संपूर्ण भारत के बारे में जो जानकारी है वो कम है, और उनका दृष्टिकोण क्या है? सीमित है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र, अपने गांव तक ही उनकी सोच सीमित है। वे उन्हें हिंदुस्तान का नाम भारत देश के संस्थापक के नाम से
परंपरा से चला आ रहा है, यानी भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा, तब से लेकर वो आज तक की 1930-35 तक की जो पूरी जो बात है, जब उनके सामने रखते थे तब उनको समझ में आता था। इस देश का एक हिस्सा दूसरे से अलग होते हुए भी देश का ही हिस्सा है, यानी कि उत्तर और दक्षिण के अंदर भले ही जलवायु का, वहाँ के लोगों के रहन सहन में, वहाँ के लोगों के खान पान में भले ही अंतर हो, लेकिन वो है वो देश का ही हिस्सा। जो उनकी समस्याएं हैं, जो उत्तर के किसानों की समस्याएं, वही दक्षिण के किसानों की समस्याएं हैं। जो पूर्व के किसानों की समस्याएं हैं, वही पश्चिम के किसानों की भी समस्याएं हैं। इस भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए आंदोलन करने की उनको क्या करते थे, प्रेरणा देते थे, उनको प्रेरित करते थे। अगला प्रश्न है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? नेहरू जब जलसों में जाते थे, सभाओं में जाते थे, तो वहाँ पे लोग नारे लगाते थे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो वो उनसे प्रश्न करते कि वे भारत माता की जय से क्या समझते हैं? आप भारत माता की जय का क्या अर्थ है? यह भारत माता कौन है? वह धरती कौन सी है? जब एक आधा किसान, जैसे उदाहरण में आया है कि ये कट्टा कट्टा किसान, वो कहता है कि भारत माता का अर्थ है ये धरती। तो वो उनसे पूछते हैं धरती कौन सी? उनके गांव की, जिले की, सूबे की, या पूरे हिंदुस्तान की? किस धरती की आप बात कर रहे हो? तो इस प्रकार के प्रश्न पूछकर वो उनको भावनात्मक रूप से अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते कि हिंदुस्तान या भारत का अर्थ होता है यहाँ पर रहने वाले करोड़ों करोड़ लोग। दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? तो नेहरू जी के लिए किसानों को दुनिया के बारे में बताना आसान था, क्योंकि एक तो उन लोगों ने, उन किसानों ने महाकाव्यों, पुराणों की कथा कहानियों से किसान पहले परिचित थे। वो जानते थे कि दुनिया में कौन कौन से देश हैं। तीर्थ यात्राओं के कारण वो देश के चारों कोनों पर घूमे हुए थे। कुछ सिपाहियों ने पहले विश्व युद्ध में, यानी कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, तो वो विदेश भी गए थे, तो उन लोगों ने आकर भी उनको जानकारी दी थी। 1930 की आर्थिक मंदी के कारण दूसरे मुल्कों के बारे में उनको जानकारी थी कि पूरी दुनिया जिस आर्थिक मंदी से जूझ रही है, उसमें अंग्रेज सरकार भी है और इस कारण हम भारतीय भी हैं। किसान सामान्यतः भारत का क्या अर्थ लेते हैं? तो किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ धरती से लेते हैं। नेहरू जी ने उन्हें समझाया कि उनके गांव, जिले, नदियां, पहाड़, जंगल, खेत, करोड़ों भारतीय, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? भारत बनाते हैं। और जब उनको ये ऐसा लगता कि वो भारत माता के अंश हैं, उसी का हिस्सा हैं, तो उनकी आंखों में क्या आ जाती? चमक आ जाती। तो इसके पश्चात अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? तो नेहरू जी की अवधारणा थी कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, यानी कि जो भी पहाड़, नदियाँ, खेत, खलिहान, यहाँ के लोग, ये जो चीज़ वो समझते थे वही भारत है। और वो इससे भी कुछ ज़्यादा है, देश का हर हिस्सा और सभी कुछ इसमें शामिल है, जिसमें नदी, पहाड़, खेत और यहाँ के लोग हैं। दरअसल भारत में रहने वाले करोड़ों लोग हैं। भारत माता की जय का अर्थ है करोड़ों भारतवासियों की जय। इस धारणा का अर्थ है कि देशवासियों से ही देश बनता है। कोई भी देश है वो वहाँ के रहने वाले लोगों से बनता है, वहाँ की धरती से बनता है, और वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनसे मिलकर देश बनता है, और उसी की वो जय जयकार करते और करवाते हैं। आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा? तो आज़ादी से पूर्व किसानों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना पड़ता होगा, जो कि सारे देश में एक समान थी, चाहे वो गरीबी थी, कर्जदारी थी, पूंजीपतियों के शिकंजे में फंसे होना था, जमींदारों और महाजनों का कर्ज के जाल में फंसकर तड़पना, लगान की कठोरता से वसूली, पुलिस के अत्याचार, अधिक ब्याज देना और विदेशी शासन के अत्याचार। ये वो जुल्म थे जो देश का, जो हर हिस्से में रहने वाला जो किसान है, जिसको वो महसूस कर रहा था, जिसको वो झेल रहा था। इसके पश्चात जो अगले प्रश्न हैं वो हमारे प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न हैं। तो आशा है कि आपने इस पाठ के सारांश को समझने की कोशिश की होगी। इस पाठ का सारांश क्या रहा है? इसमें भारत माता की, भारत के बारे में जय की बात की जा रही है। तो भारत क्या है? वो यहाँ पे रहने वाले करोड़ों करोड़ लोग हैं, जिसका इस पाठ की हम केंद्रीय पंक्ति कह सकते हैं। और किसानों के ऊपर जो अत्याचार थे वो पूरे भारत में एक जैसे थे, उनका यहाँ पे वर्णन किया है। और हमने इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनकी चर्चा की। अब हम बात कर रहे हैं इसके एमसीक्यू प्रश्न की। तो आप सभी विद्यार्थी, जो आपसे हम अभी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपके सामने रख रहे हैं, आप उनको बड़े ध्यान से सुनिए, देखिए, समझिए और उनके उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आप चैट बॉक्स में उनको टाइप करके लिख सकते हैं,
जो आपके उत्तर सही होंगे उसके लिए आपको साधुवाद है, और अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते तो उसकी उत्तर कुंजी हम आपको साथ के साथ बताते चलेंगे, आप उनको नोट कर लीजिएगा ताकि आप परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। तो सबसे पहला प्रश्न है, यह पाठ हिंदुस्तान की कहानी का कौन सा अध्याय है? ये हमने पहले ही चर्चा की थी, आपको शायद याद हो। भारत किस भाषा का शब्द है? खैबर दर्रा किस दिशा में है? कन्याकुमारी किस दिशा में है? सबसे अधिक प्रश्न कौन पूछते थे? और उसके पश्चात है, भारत माता दरअसल क्या है? किसने उत्तर दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है? तो ये 6-7 प्रश्न जो हमने आपके सामने रखे हैं, आप इनके उत्तर देने की कोशिश कीजिए कि यह पाठ हिंदुस्तान की कहानी कौन सा अध्याय है? भारत किस भाषा का शब्द है? खैबर दर्रा किस दिशा में है? कन्याकुमारी किस दिशा में है? सबसे अधिक प्रश्न कौन पूछते थे? दरअसल भारत क्या है? और किसने ये उत्तर दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है? तो जल्दी से जल्दी आप इनके उत्तर देने की कोशिश कीजिए, और इनके उत्तर कुछ इस प्रकार से रहेंगे। जो ये अध्याय है, ये 5वां अध्याय है, जो हिंदुस्तान की कहानी। भारत किस भाषा का शब्द है? तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। खैबर दर्रा उत्तर पश्चिम में है, नॉर्थ वेस्ट में है। कन्याकुमारी देश के दक्षिण में है, और उत्तर में कश्मीर है, दक्षिण में कन्याकुमारी है। सबसे अधिक प्रश्न कौन पूछते थे? किसान पूछते थे, क्योंकि उनको जिज्ञासा रहती थी। भारत माता दरअसल क्या है? यहाँ के जो करोड़ों देशवासी हैं वो क्या है? वो भारत माता हैं। और उसके पश्चात है, किसने ये उत्तर दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है? तो एक हट्टे कट्टे जाट ने इसका जो इस प्रश्न का उत्तर यह दिया था कि भारत माता से अर्थ है यहाँ की जो धरती, वो भारत माता है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, महदूद नज़रिया से क्या अभिप्राय है? यकसां क्या होता है? किस सन के बाद आर्थिक मंदी पैदा हुई? जवाहरलाल नेहरू बच्चों के बीच जो किस रूप में जाने जाते थे? उसके पश्चात नेहरू का जन्म कब हुआ और नेहरू जी की मृत्यु कब हुई? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ के। महदूद नज़रिए से क्या अभिप्राय है? यकसां का क्या अर्थ होता है? किस सन के बाद आर्थिक मंदी शुरू हुई? नेहरू बच्चों के बीच में किस रूप में प्रसिद्ध रहे? और उनका जन्म और उनकी मृत्यु। तो इसके पश्चात हम बढ़ते हैं इसकी आंसर की तरफ। तो इनका महदूद नज़रिए का अर्थ होता है सीमित सोच, और यकसां का अर्थ होता है एक समान। किस सन में आर्थिक मंदी पैदा हुई? 1929-30 का जो दौर था वो विश्व आर्थिक मंदी का था, तो 1930 के बीच जो है वो आर्थिक मंदी पैदा हुई। जवाहरलाल बच्चों के बीच में चाचा के रूप में प्रसिद्ध थे, चाचा नेहरू उनको कहा जाता था। जन्म हुआ था 1889 में, और मृत्यु हुई थी 1964 में। तो ये जो भारत माता पाठ था, ये हमने यहाँ आज की चर्चा आपके सामने प्रस्तुत की है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने बात की है, MCQ प्रश्नों की हमने चर्चा की है। तो आरोह भाग 1 के जितने भी पाठ थे वो जो 2021 के अनुसार आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, उनकी चर्चा संपूर्ण हो चुकी है। इसके पश्चात हम वितान भाग से जो आपके 3 पाठ हैं, कल से हम उनकी चर्चा शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इन पाठ के जो लिंक हैं उनको अन्य विद्यार्थियों तक भी शेयर अवश्य करें, उन तक भी पहुंचाएं, ताकि सभी इससे लाभान्वित हो सकें। और मिलते हैं कल अगली कक्षा में जो भारतीय लेखिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, इस पाठ के साथ इसकी चर्चा हम कल करेंगे सही 8:45 पर। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।